हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम मोहित वर्मा है। तो आज से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नाइन्थ क्लास की मैथ, जिसमें हम चैप्टर वाइज चलेंगे और आखिरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें आप लोगों को सारे चैप्टर बताया देना कि आपका सिलेबस क्या है नाइन्थ क्लास में। जो ये क्लास खास करके यूपी बोर्ड के लिए है। जो एनसीईआरटी की बुक आप लोगों की आती है यूपी बोर्ड, हम उसी के हिसाब से चलेंगे और धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जान लीजिए कि एनसीईआरटी की बुक में कितने चैप्टर हैं और फिर उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है ये चैप्टर फर्स्ट है, जो है संख्या तथा पद्धति। इसमें हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, जैसे संख्याएं कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या सम संख्याएं, विषम संख्याएं, कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। जैसे हम बात करते हैं कोई संख्या लिखी है 1, 2, 3। तो ये जैसे ये संख्या कौन सी संख्या है। जैसे आपको 3 संख्याएं दी जाती हैं, तो आपसे पूछा जाता है बताइए ये जो संख्याएं लिखी है कौन सी संख्या है। तो इसी प्रकार से हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे बात करें तो इनको हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, या रियल नंबर जैसे हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इनको हम वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। और अगर जैसे बात करें जीरो, इसमें जीरो भी शामिल कर सकते हैं, तो ये वास्तविक संख्या आपकी हो गई। और अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इनको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें जैसे और भी जैसे ये हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो अगर ये पूछा जाए तो ये जो संख्या हो गई, ये हमारी हो गई सम संख्याएं। तो जैसे सम संख्याएं तो आपने लगभग सुना होगा कि सम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो दो या दो के गुणज के रूप में पाई जाती हैं, या दो से कट पूरी तरह से कट जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो इसी प्रकार से हम संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो हमारा है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है जैसे ऐसा ऐसा कोई समीकरण जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे बात करें तो जो जो जैसे कोई समीकरण होता है चर और अचर के रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम जब एक से ज़्यादा चर पाए जाते हैं या एक से ज़्यादा अचर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। और मतलब 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर जो समीकरण बना होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में जैसे हम लिखें तो आपका जैसे हो गया x+2। तो इसमें देखो एक x जो है ये एक चर है। चर का मतलब होता है जैसे कि वेरिएबल, और इंग्लिश में कहते हैं चर को वेरिएबल। और 2 जो है अचर संख्या है। अचर अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। तो ये जो हमारा है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार तो ये इसमें देखो एक पद हो गया, 2 पद हो गया। तो इसमें ये क्या हो गया, इसको हम द्विपदी समीकरण कहेंगे। अगर 2 या 2 से अधिक, इसको हम उसकी बात करें बहुपद की, जैसे हमारा ये हो गया ax प्लस बी वाई। अगर इसको हम बीजगणित की भाषा में लिखें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये एक हमारा पद है, इसको हम, इसमें देखो 2 से अधिक पद हैं, 3 पद हैं, तो इसको हम बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुपद में विभिन्न प्रकार के बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाँ बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो अब तीसरा चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति एक प्रकार की ज्योमेट्री होती है जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे कोई रेखा दी है तो उसके निर्देशांक जैसे एक्स अक्ष पे क्या होगा, वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे। एक्सेस को बेसिकली हिंदी में अक्ष बोलते हैं। तो ऐसे निर्देशांक ज्यामिति में हम यही पढ़ेंगे कि कोई रेखा है तो उसके निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, कोई पॉइंट है तो उसके एक्स एक्सेस पे निर्देशांक कैसे होंगे। जैसे कि मान के चलो आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एक पॉइंट है 4,5। तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो पहला पहला जो अक्षर होता है, पहली जो संख्या होती है, वो उसको हम एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारा एक्सेस होता है,
ये शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। तो इसको जो हॉरिजेंटल होता है उसको कहते हैं एक्स एक्सेस, और जो वर्टिकल होता है उसको कहते हैं वाई एक्सेस, ठीक है। और जो इसका सेंटर होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु या सेंटर पॉइंट बोल रहे हैं इसको, या मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक जो होते हैं 0,0 होते हैं। तो अब इसी प्रकार से अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहेंगे, तो केवल सिलेबस के बारे में आप जानिए। तो जैसे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, जैसे इधर होता है सारे प्लस के होते हैं, +x +1 +2 +3 ऐसे करके, और इधर होता है, इधर भी प्लस के सारे होते हैं, वही ये वाई एक्सेस पे सारे पॉजिटिव होते हैं। और ये जो हमारा होता है ये भी वाई एक्सेस होता है, और नीचे जो होता है वाई एक्सेस में सारे निगेटिव होते हैं, जैसे इसमें माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे जैसे -1 -2 -3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर इधर एक्स एक्सेस की बात करें तो इधर भी सारे माइनस 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 होते हैं, -1 -2 -3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माइनस में सारे लिख सकते हैं। तो जैसे 4.4,5 जैसे कोई बिंदु है, तो इसको अगर हमें प्रेजेंट करना है एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे, तो जैसे क्या करें, सबसे पहले जो होता है हमारा एक्स एक्स पे चली गई दूरी होती है। तो एक्स एक्सेस पे इसने 4 यूनिट की डिस्टेंस कवर की है। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, जैसे यहाँ पे 3 है तो मान के चलो यहाँ पे 4 होगा, प्लस का 4, तो सबसे पहले यहाँ चले जाएंगे। तो हमने एक्स एक्सेस पे 4 यूनिट की डिस्टेंस कवर की, तो अब 4 यूनिट तक जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जो दूसरा वाला होता है वो होता है हमारा वाई एक्सेस, जो दूसरा वाला होता है वो हमारा वाई एक्सेस होता है। तो वाई एक्सेस पे देखो इसमें दिखाया गया कि 5 यूनिट की डिस्टेंस कवर की है। तो मान के जो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो वाई एक्सेस पे हम 5 पे चले जाएंगे। तो ऐसे हमारा कोई भी पॉइंट अगर निर्देशांक ज्यामिति में है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा पॉइंट होगा 4.5। तो यानी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं x, y, यानी x बराबर 4 हो गया और y बराबर 5 हो गया, यानी x पर उसने 4 यूनिट की दूरी कवर की और y पर उसने 5 यूनिट की दूरी कवर की। तो इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के निर्देशांक ज्योमेट्री और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, या किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, किसी रेखा की डिस्टेंस निकालनी हो कि वो मूल बिंदु से कितनी दूर पर है, तो हम वो आराम से ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो अब इसमें ये आ जाते हैं हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक्स एक चर हो गया, जैसे x+2 करके एक चर है, x+2 कोई समीकरण है, x+2 = 0। तो इसमें देखिए एक चर है एक अचर है, ठीक है। तो इसमें एक चर एक अचर है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसी तरह दूसरा समीकरण जैसे हमारे पास है x+y+3 = 0। तो इसमें देखो ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, यानी 2 चर है। तो ये हमारा हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे। तो ये अभी फिलहाल इतना ही देखिए, क्योंकि हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे फिर हम चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तो और डीप में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो इसमें ये आपका 5वां चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति की परिचय। तो इसमें क्या है, इसमें मेन बात ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो यूक्लिड की एक प्रमेय आती है, उनके हिसाब से उन्होंने जो बताया ज्यामिति के बारे में, हम उनको डिटेल में उनका जो है विस्तार से समझेंगे यूक्लिड के बारे में, और उनकी प्रमेय का सत्यापन करेंगे, और कैसे ज्योमेट्री को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और बाकी ये आपका छठा चैप्टर रेखाएं और कोण। तो इसमें हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे, या जैसे लाइन और एंगल, 2 लाइन के बीच एंगल, जैसे एंगल के में पढ़ेंगे कि संपाती एंगल, रेखाएं संपाती हैं कि संपाती नहीं है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल है, जैसे आपका कोण है, तो मतलब जैसे वो आपका जैसे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो या 180 डिग्री का एंगल है, तो 2 रेखाओं के बीच कितने मतलब कौन कौन से किस टाइप के एंगल बन सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये त्रिभुज, तो त्रिभुज का जानते हो जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज भी बहुत काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के बारे में, बाकी चतुर्भुज के बारे में इस चैप्टर में 8वां चैप्टर आपका है चतुर्भुज।
तो चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर्भुज ऐसी आकृति को कहते हैं जिसकी 4 भुजाएँ होती हैं, तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और जैसे एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। हालाँकि सारे चतुर्भुज का एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। मेन डेफिनेशन इसकी यही होती है कि चतुर्भुज ऐसी आकृति को कहते हैं जिसकी 4 भुजाएँ होती हैं। और बाकी जैसे चतुर्भुज काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है? और समलंब भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो उसकी ये समलंब का डायग्राम होता है, इसमें एक भुजा की लंबाई ज़्यादा होती है, ऊपर और नीचे एक भुजा की लंबाई कम होती है। ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है? तो और एक समांतर चतुर्भुज होता है जिससे आमने-सामने की भुजाएँ समांतर होती हैं, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। आयत होता है जिसकी आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं और उसका मतलब 2 भुजाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है? बाकी हम ये 9वाँ चैप्टर है, तो इसमें वृत्त के या सर्कल बोल रहे हैं इंग्लिश में, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त में बताएंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम काफ़ी डीप में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर ये ह्यूरोन का सूत्र आता है। इन्होंने एक फार्मूला दिया था कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके बारे में हम फिर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। देखो 9th के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और आपका अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछे जाते हैं। जैसे आपका बेलन का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है? और आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वृत्त उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो उसको भी इसमें पूछा जाता है। आयतन किसी जैसे गोले का आयतन हो गया, ठीक है? तो उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। तो इसमें काफ़ी आकृतियों के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आएंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, शंकु का आयतन हो गया, तो उसमें डिस्कस करेंगे। और फिर सांख्यिकी में मेन बात सांख्यिकी फिर लास्ट चैप्टर आपका आता है सांख्यिकी में हम विभिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे इसमें अलग प्रकार का ये एक चैप्टर है। इन सबसे तो मेल नहीं खाता है ये कुछ चैप्टर, लेकिन इसमें हम क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, उसने किसी प्रोडक्ट को इतने दाम पे बेचा, तो उन सबको कैलकुलेट करके हमें एक टाइप का बारंबारता टाइप की बनानी होती है। तो उसमें हमें हर प्रोडक्ट के हिसाब से अनुमान लगा आता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, तो उसके बारे में हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे आपके चैप्टर, 12 चैप्टर हैं आप में, और धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, फिर बहुपद पढ़ाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करते ही हम अपना लास्ट चैप्टर तक पहुँचेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आया होगा, और बाकी आप देख लीजिए और नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी एक नंबर करके अपना नोट कर लेना, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे और ये भी बता दूं कि ये जो जितने भी चैप्टर हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक आती है 9th क्लास की यूपी बोर्ड के लिए, उसमें जो एक्सरसाइज देती है उनको हम एक क्वेश्चन के पूरा सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ा दिए हैं। जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर चलिए मिलते हैं अब कल नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। बाकी आप अपना तब तक सारे चैप्टर्स का एक बार ऊपर ऊपर से एनालिसिस कर लीजिएगा कि आप लोगों के पास बुक तो होंगी ही, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार कि कौन से चैप्टर में क्या है। तो संख्या पद्धति फिलहाल थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, जितना वो समझ में आएगा आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं, तो मैं आपको जवाब देता रहूँगा। और बाकी फिर मिलते हैं कल। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।